इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 1920 के उस दशक की जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पूरी दिशा ही पलट कर रख दी थी। सच मानिए, ये वो दौर था जब वैचारिक बदलावों और सशस्त्र विद्रोहों ने एक ऐसा तूफान खड़ा किया जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। तो चलिए बिना देरी किए इस रोमांचक सफर पर चलते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब एक पूरे देश की शांतिपूर्ण क्रांति को अचानक बीच में ही रोक दिया जाए। बिल्कुल, चौरी चौरा की घटना के बाद जब असहयोग आंदोलन अचानक वापस लिया गया तो उस वक्त के युवा राष्ट्रवादियों में एक गहरी निराशा छा गई थी। और इसी मोहभंग ने एकदम नई और उग्र विचारधाराओं के लिए एक बहुत ही मजबूत जमीन तैयार की। तो आज के हमारे इस विश्लेषण में हम मुख्य रूप से इन 5 अहम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, समाजवादी विचारधारा का उदय। दूसरा, उत्तर भारत के क्रांतिकारियों के एक्शन। तीसरा, बहरों को सुनाने की रणनीति। चौथा, बंगाल का सशस्त्र विद्रोह। और आखिर में इन वीरों का बलिदान और उनकी विरासत। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, समाजवादी विचारधारा के उदय से। अब देखिए, असहयोग आंदोलन रुकने के बाद जो एक वैचारिक खालीपन आ गया था ना, उसे भरा पूर्ण स्वराज्य की एकदम स्पष्ट मांग ने। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता उस समय मार्क्सवादी विचारों और सोवियत क्रांति से बहुत ज्यादा प्रेरित थे। उन्होंने स्वराजवादियों के धीमे तरीकों को बिल्कुल दरकिनार कर दिया और साफ कह दिया कि भाई, अब हमें पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। और इस समाजवादी आंदोलन की रफ्तार वाकई हैरान करने वाली थी। 1920 में ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी बनी और देखते ही देखते 1925 में कानपुर में इसे भारतीय स्तर पर भी ढाल दिया गया। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी थी। इस उभरती हुई ताकत को कुचलने के लिए उन्होंने 1924 के कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र और फिर 1929 के मेरठ षड्यंत्र मामलों के जरिए बड़े बड़े नेताओं और ट्रेड यूनियन वालों पर भारी मुकदमे थोप दिए। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम देखेंगे कि उत्तर भारत में किस तरह की क्रांतिकारी गतिविधियां आकार ले रही थीं। यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव देखने को मिलता है। 1924 में जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी एचआरए की स्थापना हुई थी, तब उसका लक्ष्य सिर्फ एक सशस्त्र क्रांति था। लेकिन 1928 में जब चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में इसका पुनर्गठन हुआ, तो इसमें एक बेहद अहम शब्द जुड़ गया, सोशलिस्ट। ये कोई छोटा बदलाव नहीं था। अब इनका मकसद सिर्फ अंग्रेजों को बाहर निकालना नहीं था, बल्कि एक समाजवादी समाज की स्थापना करना बन गया था। और इसके बाद तो जैसे घटनाओं का एक बहुत तेज सिलसिला ही शुरू हो गया। अगस्त 1925 में हथियारों के लिए फंड जुटाने के मकसद से काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया गया। फिर जब साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई, तो उसका बदला लेने के लिए दिसंबर 1928 में भगत सिंह, राजगुरु और आजाद ने लाहौर में ब्रिटिश अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या कर दी। एचएसआर पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुका था। इसी कड़ी में हम आते हैं अपने तीसरे अहम पड़ाव पर, जिसका विचार था बहरों को सुनाना। ये घटना इतिहास में दर्ज सबसे मशहूर घटनाओं में से एक है। अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंके। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? बात ये थी कि ये बम किसी की जान लेने के लिए नहीं बनाए गए थे। इनका मकसद किसी को मारना था ही नहीं। असल मकसद तो पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल जैसे दमनकारी कानूनों का कड़ा विरोध करना था। उनका संदेश एकदम साफ था, बहरों को सुनाने के लिए एक बड़े धमाके की जरूरत होती है। ये कोई बिना सोची समझी हिंसा नहीं थी, ये एक बहुत ही सधी हुई रणनीति थी। बम फेंकने के बाद वो भागे नहीं, जानबूझकर वहीं खड़े रहे ताकि उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। वो चाहते थे कि उन पर मुकदमा चले, ताकि अदालत के मंच का इस्तेमाल करके वो अपनी विचारधारा को पूरे देश के कोने कोने तक पहुंचा सकें। चलिए अब थोड़ा पूरब की तरफ चलते हैं हमारे चौथे भाग में और देखते हैं कि बंगाल में सशस्त्र विद्रोह की क्या स्थिति थी। एक तरफ तो कांग्रेस के अंदर वैचारिक मतभेद चल रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ बंगाल में बेहद खुफिया और संगठित क्रांतिकारी सेल्स पनप रहे थे। अप्रैल 1930 का चटगांव शस्त्रागार छापा किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं था। मास्टर दा के नाम से मशहूर एक मामूली से दिखने वाले शिक्षक सूर्य सेन के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने सीधे अंग्रेजों के हथियारों के गोदामों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने संचार की लाइनें तक काट दी और तो और एक स्वतंत्र प्रांतीय क्रांतिकारी सरकार की घोषणा भी कर डाली। इस विद्रोह की एक और सबसे खास बात जिसने इतिहास रच दिया, वो थी युवा महिलाओं की उग्र और सीधी भागीदारी।
ये पहले कभी इतने बड़े पैमाने पर नहीं हुआ था। प्रीतिलता वाडेदार एक छापे के दौरान शहीद हो गईं, कल्पना दत्त को आजीवन कारावास हुआ, बीना दास ने तो दीक्षांत समारोह में सीधे गवर्नर पर ही गोलियां चला दी, और शांति घोष और सुनीति चंदेरी जैसी छोटी उम्र की स्कूली छात्राओं ने भी एक जिला मजिस्ट्रेट की हत्या करके ब्रिटिश राज को हिला के रख दिया। आखिरकार हम अपने आखिरी और सबसे भावुक हिस्से पर आते हैं, इन वीरों का बलिदान और उनकी वो विरासत जो हमेशा के लिए अमर होगी। 63 दिन 63। ये महज कोई नंबर नहीं है। राजनीतिक कैदियों के लिए जेल में इंसानों जैसे बर्ताव की मांग करते हुए जतिन दास ने लगातार 63 दिनों तक भूख हड़ताल की और आखिरकार अपने प्राण त्याग दिए। जरा सोचकर देखिए, ये अपने आप में अदम्य संकल्प और साहस की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली मिसाल है। ब्रिटिश हुकूमत ने इन आवाज़ों को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। इससे कुछ ही समय पहले फरवरी 1931 में इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस के साथ एक भयानक मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। और फिर 1934 की शुरुआत में सूर्य सेन को भी फांसी दे दी गई। इन महान और करिश्माई वेताओं के जाने के साथ ही क्रांतिकारियों का ये उग्र अध्याय लगभग समाप्त हो गया। लेकिन ये पूरा विश्लेषण एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। इन युवा क्रांतिकारियों के इस सर्वोच्च बलिदान ने आगे चलकर पूरे स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा को किस तरह से बदलकर रख दिया। भले ही ब्रिटिश सरकार ने इन वीरों को खत्म कर दिया हो, लेकिन क्या उनका वो साहस, उनकी वो विचारधारा देश की चेतना में हमेशा के लिए एक ऐसी आग नहीं लगा गई जिसे बुझाना नामुमकिन था? इस बारे में जरूर सोचिएगा।